चलो बेटा, लास्ट आपको लेक्चर में हो गया था टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, हुए थे ना। अपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे होता है, वो आपने कर लिया था। ठीक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक कैटेगराइजेशन सारा हो गया था। तो एक एक बता दीजिए तब तो, जब तो लोग आ रहे हैं। इधर से स्टार्ट होता है ना। आप बता दो बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस इसे कहते हैं। ये आए नहीं थे लास्ट लेक्चर में? थे नहीं आप? थे तो अच्छा नहीं, अरे तो हाई स्कूल पढ़ा, इंटर पढ़ा, हाँ बहुत बार पढ़ाया गया होगा। हाँ, जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे या सेम रहे पूरे प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल। ठीक, बैठिए आप बता दो। आइसोथर्मल प्रोसेस आर हेल्ड इन इंसुलेटिंग कंडक्टिंग कंटेनर, ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं हम लोग ओपन कंटेनर में कराते हैं, क्लोज में, आइसोलेटेड या में कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? क्लोज एंड कंडक्टिंग। ऐसा क्या क्लोज होना कंपलसरी है क्या? क्या यहाँ पे क्लोज होना कंपलसरी है? टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। नहीं, हमने केवल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है उसमें, ये नहीं बोले अमाउंट घट रहा बढ़ रहा कुछ भी हो रहा हो। आइसोथर्मल केवल इतनी चीज़ों को डिफाइन करता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो अगर टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है तो प्रोसेस जो होना चाहिए वो आइसोथर्मल नेचर का होना चाहिए, या आइसोबारिक होना चाहिए, या आइसोकोरिक होना चाहिए, या कैसा होगा? आइसोथर्मल। कितने लोग कह रहे हैं बेटा आइसोथर्मल? कितने लोग कह रहे हैं आइसोथर्मल होना चाहिए बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब ओपन या क्लोज? आप बोला गया आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर हेल्ड इन ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर, कंडक्टिंग कंटेनर, नॉट कंडक्टिंग कंटेनर। अच्छा, ओपन में नहीं पॉसिबल है क्या? नहीं, कंडक्टिंग तो है, चलिए मान लिया, ओपन में नहीं पॉसिबल है। टेम्परेचर चेंज होगा। आप लोग क्या आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग किसी क्या ओपन कंटेनर में करा सकते हैं या नहीं करा सकते बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी हेल्ड इन कंडक्टिंग कंटेनर और नॉट? कंडक्टिंग में करा सकते हो या नहीं करा सकते हो? बैठो, याद रखिए जब हम लोग बेटा आइसोथर्मल की बात कर रहे थे तो केवल टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर क्लोज है मस्ट भी कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टिंग नहीं होगा तो जो भी हीट या तो एब्जॉर्ब होगा या इवाल्व होगा, तो इस केस में टेम्परेचर को या तो रिड्यूस करेगा या तो इंक्रीज कराएगा। इसलिए हमेशा जो कराया जाता है वो किस में कराते हैं हम लोग? कंडक्टिंग कंटेनर में। दूसरा, ओपन क्लोज की जब बात करेंगे, अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक, तो अगर ओपन होगा, कैसा होगा, ओपन कंटेनर होगा तो भी हम लोग करा सकते हैं, क्लोज भी होगा तब भी। जैसे आप पानी बॉयल करते हो ना, वाटर किसे ओपन कंटेनर बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग कितने पे होता है, 100 डिग्री पे, और तब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपराइज नहीं हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो कंडीशन आपका होता है ओपन क्लोज दोनों करा सकते हैं, बट ओपन है तो अगर एक, चूंकि फेस आपका क्या हुआ, ओपन है, तो जो भी हीट देंगे वो इवाल्व होता रहेगा, जो भी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब है इवाल्व हो रहा है वो ट्रांसफर होता रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बट क्लोज होने पे ऑलवेज कंडक्टिंग होना चाहिए और प्रोसेसर विल बी हेल्ड क्विकली और स्लोली। अगर क्लोज कंटेनर में हम लोग करा रहे हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस क्लोज कंटेनर कंटेनर में करा रहे हैं तो प्रोसेस स्लोली कराना चाहिए या क्विकली? प्रोसेस विल बी स्लोली और क्विकली। याद रखेंगे बेटा, अगर कंडक्टिंग कंटेनर में करा रहे हैं, क्लोज कंडक्टिंग कंटेनर में, तो प्रोसेस विल बी स्लोली। रीजन क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होता कि हीट जनरेट हो तुरंत तो निकल जाए, उसको रिलीज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। ठीक, इसलिए प्रोसेस को हम लोग कैसा कराते हैं, स्लोली कराते हैं। क्या कराएंगे,
स्लोली कराते हैं, जिससे जो भी हीट जनरेट हो रही हो वो रिलीज हो, या अगर रिक्वायरमेंट है तो बाहर से इंटर कर जाए। ठीक, ये चीज़ें आपको प्रोसेस डिफरेंट टाइप का आपको डिस्कस कर लिया गया था, तो सा आप लिख लेंगे। एक टर्म पढ़ा होगा अपनी स्पेसिफिक हीट, थोड़ा सा देख जान लीजिए, वहाँ क्या वहाँ भी पढ़ाया जाता है, यहाँ भी बताया जाता है आपको। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक सीपी कहते हैं और एक सीबी कहते हैं आप। ठीक, एक सीपी होता है, दूसरा क्या होता है, सीबी। तो थोड़ा लिखिएगा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होगा, कोई लोग जी। मास बढ़ता है, हाई करने में हीट बढ़ना अलग है बेटा, मास बढ़ना अलग है जी। हाँ, हीट बढ़ेगी। इसे ग्राम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक, बैठिए। चलिए, मैंने बताया कुछ, पहले थोड़ा इधर उधर डेविएट हो रहे थे, फिर लाइन पे आ गए। हाँ, देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग यूनिट टेम्परेचर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी अमाउंट के गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज करने के लिए जितने हीट की आपको बेटा जरूरत होती है, उसे आप टर्म देते हो क्या, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होता है, हम लोग ऐसे दिखा देते हैं या सी से दिखा, आपने सी से पढ़ा होगा या ऐसे पढ़ा होगा, जिससे भी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक हीट हो गया द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट क्या, या गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रो 1 डिग्री। जब हम लोग 1 यूनिट ले लेते हैं बेटा, 1 ग्राम लेते हैं तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और जब 1 मोल लेंगे तो उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कह देते हैं। ठीक, या मोलर हीट कैपेसिटी उसे कह लेंगे आप। तो वो थोड़ा सा वहाँ से 1 मोल के लेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम के ले लेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट, और जनरल लेंगे तो स्पेसिफिक हीट बोल लेते हैं। तो जैसा रहेगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको उस अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं। तो लिख लीजिएगा स्पेसिफिक हीट, ठीक ना। द अमाउंट ऑफ heat, the amount of heat needed या required, जो भी कर लो, the amount of heat needed to raise the temperature of a given amount of substance, अब वही 1 ग्राम ले लेंगे बेटा तो क्या ग्राम स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। ठीक, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थ्रो 1 डिग्री या 1 यूनिट कह लेते, थ्रो 1 डिग्री, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थ्रो 1 डिग्री या 1 यूनिट। ठीक, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थ्रो 1 यूनिट ऑफ 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये केस आपका होता है, उसे हम लोग टर्म देते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और लिखते हैं बेटा सी से, क्यू बराबर आपने पढ़ा होगा, आप चाहे अगर सी से पढ़ा हो तो एम सी डेल्टा टी, अगर एस से पढ़ा होगा तो एम एस डेल्टा टी, जो भी आपने पढ़ा है। किससे पढ़ा बेटा, कि पढ़ा ही नहीं, किससे पढ़ा, पढ़े नहीं, बहुत बढ़िया, हाँ गुड। हाँ, तो ये हो जाता है एम सी डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग यूनिट लेंगे, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो अगर आप डेल्टा टी की वैल्यू क्या ले रहे हो, जब डेल्टा टी की वैल्यू अगर यूनिट ले लें तो क्यू की वैल्यू एम सी के क्या हो जाएगा बराबर होगा, या सी की वैल्यू क्यू बाई क्या हो जाएगा एम। अगर एम की वैल्यू भी यूनिट ले लेंगे, यहाँ दोनों साथ ले लेते हैं, एट डेल्टा इफ डेल्टा टी इक्वल टू 0 एंड एम इक्वल टू 0,
डेल्टा टी की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू 0, तो एम को भी अगर हम लोग क्या ले ले बेटा, यूनिट ले लो, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, Q इक्वल टू सी या सी इक्वल टू क्यू। इसी को हम लोग ग्राम स्पेसिफिक हीट तब कह लेंगे। अब यहाँ पे जब कहेंगे तो उससे क्या कह लेंगे आप, ग्राम स्पेसिफिक हीट, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, उससे कह लेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम का अगर आप ले रहे हो तो 1 ग्राम हो जाएगा, मोल के टर्म में लेंगे तो 1 मोल ले लेंगे, ठीक। तो ये केस आपका होता है। एम की वैल्यू कितना ले लिया हमने, 1 ग्राम अगर ले लिया, तो इसी को सी को यहाँ पे ग्राम स्पेसिफिक हीट कह लेंगे, ग्राम स्पेसिफिक हीट। बहुत जगहों पे ऐसे सीधे इसी को स्पेसिफिक हीट बोल लेते बेटा, लेकिन स्पेसिफिक हीट का मतलब किसी भी अमाउंट के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए जो नीड होगा, ठीक। और उसी को जो स्पेशली ग्राम में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने में जो नीड होगा वो ग्राम स्पेसिफिक हीट कहलाएगा, ठीक। अब 1 मोल के लिए ले लेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगा, ठीक। अब कंडीशन जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है इसको सब कैटेगराइज कर लेते हैं। एक आपका होता है क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट किस पे, प्रेशर। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं तो हम लोग वहाँ पे सीबी कहा जाता है बेटा, और कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे तो उसे सीपी कहते हैं। स्पेशली चूंकि हम लोग यहाँ स्टडी जो कर रहे हैं वो गैसियस फॉर्म के लिए करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका गैस है या कुछ भी हो, इन्हीं सब्सटेंस है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा बेटा ना, तो जरा आप समझेंगे, मान लो दोनों के अमाउंट सेम सेम था, इसमें दोनों में जो सब्सटेंसेस फिल्ड की गई हैं उनकी अमाउंट सेम सेम है। अब ध्यान देना, दोनों के टेम्परेचर में हम लोग राइज कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर में हम लोग राइज कर रहे हैं यूनिट। टेम्परेचर राइज करने के लिए इसको हीट हमें करना पड़ेगा, इसको भी हमें हीट करना पड़ेगा। कंडीशन क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे तो ये फिक्स हो गया, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये एट कहाँ पे है, कांस्टेंट प्रेशर। बेटा अगर प्रेशर कांस्टेंट है और दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना तो जो भी आप हीट देंगे वो केवल इसके टेम्परेचर को राइज करने, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में कंज्यूम होगा। जो भी हीट देंगे, क्योंकि एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा है, तो जितना वॉल्यूम है वो फिक्स हो गया, तो वर्क डन के फॉर्म में 0 हो गया। तो जो हीट देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टोटल उसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के बाद टेम्परेचर में राइज करेगा, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग हीट देंगे बेटा ना, तो देखो इसमें 2 कंडीशन हो रही है। एक तो जब हीट करना आप शुरू करोगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब इसको एनर्जी मिलेगी तो एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंशन में भी आपको वर्क करना पड़ेगा। आप ऐसे भी आपको समझा दे रहे हैं, मान लो इतना इसमें एक्सपेंशन हुआ, तो यहाँ पे आपको वर्क डन, मान लो वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी का हो रहा है, तो एनर्जी जो खर्च होगी ना, क्योंकि यहाँ भी 1 डिग्री राइज करना है, राइज कितना दूर करना है, 1 डिग्री का राइज करना है, सॉरी दोनों बेटा राइज हमारा जो हो रहा है वो कितने का हम लोग कर रहे हैं, 1 डिग्री का कर रहे हैं। तो 1 डिग्री का दोनों में आपको राइज करना है, तो राइजिंग की टेम्परेचर तो सेम है ना, लेकिन यहाँ जो हीट आप दे रहे थे कि 1 लीटर कंज्यूम हो रहा था उसके टेम्परेचर को राइज करने या कह लो बेटा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, यहाँ जो हम लोग हीट देंगे ना, मान लो यहाँ पे QB दिया, यहाँ पे QP दिया, यहाँ जो हीट हम लोग सप्लाई देंगे ना बेटा, 2 पार्ट में क्या होगा, कंज्यूम होगा। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर को राइज करने में, सेकेंड हो जाएगा अगेंस्ट द वर्क डन, वर्क करने में। जैसे आप लोग हो, मान लो इसमें से कुछ लोग का घर यहाँ शहर में होगा आसपास में, कुछ लोग दूर से आते होंगे, ठीक, या कुछ लोग यहाँ पे रूम वगैरह लेके हॉस्टल वगैरह जैसे भी रह रहे हों, तो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, ठीक। अब जिसका यहाँ पे घर है 10 कदम आगे सराउंडिंग में, वो पैदल चला आता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 0। भाई गवर्नमेंट तो फी आपसे लेती नहीं है, आप बगल में रहते हो, घर पे रहते तब भी खाना खाते हैं, पढ़ने आते हैं तो भी खाते हैं, घर पे नहीं खाते जी, खाते उस दिन और खाते हैं, हाँ ठीक। तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट क्या इकोनॉमिकल नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाहर से बच्चा आके रूम लेके रह रहा है या 20 किलोमीटर दूर से आता है, तो आने जाने में ट्रांसपोर्ट में जो खर्च करता है, या आके रूम लेके रह रहा है, तो उसमें जो उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो उसका एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। तो उस कंडीशन में वही कंडीशन है यहाँ पे, एक कंडीशन में केवल जो एनर्जी दिया वो सीधा सीधा उसके इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर को राइज करने में कंज्यूम हुआ। दूसरे कंडीशन में जो कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को भी राइज करने में हमें जरूरत है,
और उतना ही इंटरनल एनर्जी राइज करना पड़ेगा जितना पहले वाले केस में करेंगे, तभी टेम्परेचर की यूनिट होगी, क्योंकि मास दोनों का सेम सेम लिया गया है। ठीक, और दूसरा सेकंड पार्ट हो गया आपका वर्क डन के फॉर्म में, इसलिए नेट हीट की जो रिक्वायरमेंट होगी कांस्टेंट प्रेशर पे वो ग्रेटर होता है इन कंपेरिजन टू कांस्टेंट क्या वॉल्यूम। तो यहाँ से जैसे हमने लिखा C इक्वल टू Q, तो जब CB लिखेंगे ना, किसकी वैल्यू लिखेंगे, CB की वैल्यू लिखोगे, तो यहाँ पे जो QB आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, QB ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे केवल उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में हमारा एनर्जी खर्च हो रहा था, और यहाँ जब CP ऐसे पूरा लिख देते हैं हम पूरा लेंगे, तो यहाँ जो हीट हम लोग देंगे बेटा, यहाँ पे जो हीट हम लोग दे रहे हैं, Q की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है, तो W की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो जो आप हीट देंगे वो पूरा पूरा किसमें, डेल्टा U, इसी को चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं तो हम लोग QB दिखा दे रहे हैं, और डेल्टा U की वैल्यू जो होता है वो CB डेल्टा T के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक, तो वहां पे कंडीशन क्या हो गया, यानी CB इंटू डेल्टा T के बराबर हो गया। जबकि यहाँ पे जब हम लोग हीट देंगे तो यहाँ पे देखो QP जो आप हीट दोगे इसके दो फॉर्म होंगे, डेल्टा U प्लस कितना W, ये हो गया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ पे दो फॉर्म में आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी को राइज करने में, दूसरा किसमें, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन में। तो दो फॉर्म में एनर्जी खर्च हो रही है, इसलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ पे हम UV को डेल्टा U को CB डेल्टा T लिखेंगे, अगर CB इंटू डेल्टा T ले रहे हैं QB की वैल्यू, और यहाँ QP की वैल्यू हो जाएगा CP, यानी कि अगर हम पूरी एनर्जी टोटल एनर्जी जो खर्च करते हैं इसी को CP इंटू डेल्टा T आप कह लेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, चूंकि एक एडिशनल फॉर्म में एनर्जी खर्च हो रही है, इसीलिए कहा जाता है CP की जो वैल्यू होती है वो CB से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। CP की जो वैल्यू होता है CB से ग्रेटर होगा। और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा मेयर्स इक्वेशन, पहले खूब पूछा जाता था बोर्ड में, पता नहीं हटा दिया क्या है बोर्ड है। ठीक, मेयर्स इक्वेशन कितने लोगों को याद है, मेयर्स फार्मूला सारे बोर्डों में है, UP CBSE ISC, खुदाओ नहीं बेटा उनको, हाँ। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, क्या सारे किसी भी बोर्ड से आप पढ़े होंगे, सभी बोर्डों में है मेयर्स इक्वेशन, CP माइनस CB इक्वल टू R। CP माइनस CB की वैल्यू क्या होती है, R के बराबर होता है, तो इसी को हम लोग टर्म देते हैं मेयर्स इक्वेशन। ठीक, तो जब हम लोग मेयर्स इक्वेशन लिखते हैं CP माइनस CB इक्वल टू R, यही जो डिफरेंस हमें आपको मिल रहा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो दोनों क्या गैस कांस्टेंट के क्या होता है, डिफरेंस उनका गैस कांस्टेंट R के क्या हो जाता है, बराबर होता है। उसी को टर्म दिया जाता है बेटा मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स फार्मूला हम लोग कह देते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा लिखिएगा, क्या लिखा बेटा, स्पेसिफिक हीट हो गया, नीचे लिख दिया, सबको रिवाइज कर लो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए इसमें एक लाइन लिख लो, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड the amount of heat needed to increase the temperature by to increase the temperature of क्या given substance कर लो, to increase the temperature of given substance by 1 degree at a constant volume and denoted by किससे, CB, denoted by CB। दूसरा लिखेंगे अगर यहाँ से लिखना चाहेंगे तो इस टर्म में आप अभी इस बात में ऐसे कंपेयर कर लेना। दूसरा लिखिएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर,
पहले लिखा था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, मालूम क्या है ना, दूसरा लिखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। The amount of heat needed, the amount of heat needed to raise the temperature of a substance through 1 degree at at constant इस पे प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे तो उससे क्या लेंगे, क्या, Cp, ठीक, लिख रहे डिवाइडेड बाई Cp। अब दोनों ऐसे बेटा कंपेयर करके नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब इसमें जरा सा टर्म सुन लीजिएगा। अगर किसी गैसियस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं और प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल, फॉर लिख लिया बेटा, फॉर ए गैसियस सिस्टम प्रोसेस विल बी कैसा, आइसोथर्मल। अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, ठीक है, और किसी गैसियस सिस्टम की आप बात करते हो तो उस केस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, फॉर गैसेस इन अंडर के आइसोथर्मल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट विल बी, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, किसी भी गैसियस सिस्टम के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आइसोथर्मली उसको क्या करें, एक्सपैंड या कंप्रेस करें, तो उस केस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी। अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, कैसा हो रहा है, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो रहा है बेटा, उसमें अगर आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू तो क्या कंडीशन बनेगा। अगर स्पेसिफिक हीट आप लोग फाइंड कर रहे हैं बेटा आइसो किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्या सिचुएशन होगा, जीरो वाले हाथ उठाओ, जीरो वाले हाथ उठाइए, और
अरे आइसोथर्मल होने का मतलब डेल्टा टी की वैल्यू बेटा 0 होगा, ठीक। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्या पढ़ा था, एम सी इंटू डेल्टा टी। तो C की वैल्यू आएगी Q अपान एम इंटू डेल्टा टी आएगा बेटा। आइसोथर्मल के लिए जो हम लोग लिख रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी इक्वल टू, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो यहाँ 0 रखोगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, नीचे फैक्टर टोटल 0, और 0 से किसी भी क्वांटिटी जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट आता साहब, 0 नहीं, ठीक। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्वल टू Q अपान 0 बाय इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, कोई गैसियस सिस्टम आइसोथर्मली कंप्रेस या एक्सपेंड किया जाए तो उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या ली जाती है, 0। कलर पेन से नोट कर लीजिए यार लगा के, समझ गए क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं तो ये फैक्टर बेटा क्या, नीचे वाला फैक्टर 0, और जब नीचे 0, 0 से किसी भी नंबर में आप डिवाइड करेंगे ऑलवेज क्या मिलता है, इनफाइनाइट। तो वहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो इनफाइनाइट। तो लिखिएगा ऐसे नहीं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नोट कर लीजिए, तब स्टेटमेंट लिखवा देंगे। ओके बेटा, तो नीचे लिख लीजिएगा, दैट इज फॉर ए गैसियस सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज, फॉर ए गैसियस सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज, ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज during isothermal change, the value of specific heat, the value of specific heat will be infinite, the value of specific heat will be infinite, value of specific heat will be infinite। तो जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होगी, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से हमको दिखा देते हैं वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट विल बी इनफाइनाइट, किसका, आइसोथर्मल अगर चेंजेस हो रहा है तो, ठीक है। तो ये केस होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे बेटा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना है बेटा, और वर्क डन का जनरल फार्मूला होता है W इक्वल टू P इंटू डी बी, या DW इक्वल टू P इंटू डी बी होता है। तो जब हम लोग बात करेंगे बेटा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस बेटा आइसोथर्मल नेचर का है, आइसोथर्मल तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जो वर्क डन आपका होगा, ठीक, वो P इंटू डी बी के बराबर होगा DW की वैल्यू।
तो वर्क डन जब हम लोग निकालेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू जो होगा बेटा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी बी, या डब्ल्यू निकालोगे तो डब्ल्यू बाबा इंटीग्रेशन, ठीक, पी इंटू कितना डी बी, और ये वैल्यू हमारा है वी फाइन, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक ले लो। वी इनिशियल से कहाँ, वी फाइनल, यानी इनिशियल वॉल्यूम से लेके हम लोग फाइनल तक जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, वी इनिशियल टू वी फाइनल आप ले रहे हैं। और एक चीज़ आपने पढ़ा पी वी इक्वल टू आर टी होता है। पी वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर टी होता है। अगर एन मोल्स के टर्म में लेंगे तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, या म्यू के टर्म में भी हम लोग पढ़ते हैं, मोलों के नंबर को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी भी पढ़ा होगा आपने। तो जिस टर्म में पढ़ा, म्यू आर टी टर्म में पढ़ा कि एनआरटी टर्म में पढ़ा कि पढ़ा ही नहीं जी, एनआरटी पढ़ा तो एनआरटी पढ़ लो, जो पढ़े हम वैसे पढ़ लीजिए, ठीक। खाली जो उसमें एडिशनल है वो आप जोड़ लीजिए, ठीक। एनआरटी पढ़ा हो तो एनआरटी, म्यू आर टी पढ़ा, म्यू आर टी कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे उत्तम है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्यों जी। अच्छा कितने लोग नहीं पढ़ा जी, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से P की जगह लिख सकते हैं बेटा एन आर टी अपान क्या, V लिख सकते हैं ना। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो W की वैल्यू हो जाएगी V इनिशियल टू V फाइनल एन आर टी अपान V इंटू डी बी। एन आर टी चूँकि कॉन्स्टेंट फैक्टर है, इसको आगे कर लीजिए, तो कंडीशन आपका होगा एन आर टी डी बी अपान वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा भैया, हाँ जी, एल एन बी, ठीक। क्या लिख लेंगे उसे, एल एन बी लिख लेते हैं। डी बी अपान वी का इंटीग्रेशन जो आएगा इसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या, एल एन बी। और यहाँ से लिमिट क्या लेंगे, लिमिट क्या लेंगे, वी इनिशियल टू वी फाइनल, लिमिट हम लोग ले रहे हैं वी इनिशियल टू वी फाइनल। यही हो जाएगा बेटा एन आर टी, एल एन कॉमन हो जाएगा, मिलेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या तो ऐसे वी फाइनल अपान क्या कर लो, ए माइनस बी अलग लिख लो, उसके बाद फिर से कर लीजिएगा बी इनिशियल, इसी को log a माइनस log b पढ़ा होगा आपने क्या, log a बाई बी, ठीक। इसी के लिए लेते बेटा हम लोग एन आर टी एल एन बी फाइनल अपान कितना, बी इनिशियल, बी फाइनल अपान बी इनिशियल। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड लॉगरिथम के टर्म में, उसे आप एल एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर इसी को log क्या 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई आप कर लेते हो, तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे W इक्वल टू 2.303। अब ये log बेस कितना हो गया 10, कैलकुलेशन हम लोग फिलहाल इसी टर्म में करते हैं, log बेस 10, ये हो जाएगा बेटा V फाइनल अपान V इनिशियल, ठीक। और जब प्रेशर के टर्म में लेंगे, इसी क्वेश्चन को अगर प्रेशर के टर्म में लेंगे, चूंकि P1 भी गायब हो गया, अरे गायब ना करो यार, एनआरटी गायब नहीं हो रहा भाई, एनआरटी, ठीक, यहाँ तो है एनआरटी log बेस 10 बी फाइनल अपान बी इनिशियल। तो ये कंडीशन आपका हो गया जो हम लोगों ने वॉल्यूम के टर्म में लिया। अगर इसी को प्रेशर के टर्म में लेंगे, आपने पढ़ा था क्या बाहर था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 अपान V1 करेंगे तो P1 अपान क्या हो जाएगा P2, यानी V फाइनल अपान B इनिशियल करोगे तो P इनिशियल अपान P फाइनल हो जाएगा। तो R करके लिख सकते हो W इक्वल टू 2.303 NRT log बेस 10 P इनिशियल अपान कितना P फाइनल। तो ये दो इक्वेशन हमारे हो जाते हैं आइसोथर्मल कंडीशन में, अगर आपको वर्क डन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस दिया गया है और आपको वर्क डन निकालना है तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एलियन को ही log ई तब भी लिखा जाता है, एलियन को ही हम लोग क्या स्टैंडर्ड लॉगिंग कहते हैं, ऐसी को log ई के टर्म में भी लिखा जाता है, ठीक। तो जहाँ पे log ई है उसका मतलब एलियन है, और जहाँ log क्या होगा 10 बेस होगा वो 2.3 से कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, ठीक।
तो वो चीज़ें होती हैं। अगर कहीं log e की टर्म में रहेगा मतलब वही है स्टैंडर्ड लॉगरिथम के टर्म में। जल्दी करिए। हो गया। और एक चीज हम लोगों ने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बताया था आपको। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्टिंग आपने लिखा था कितना, जो हीट सप्लाई देते हैं वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने वो वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब इंटरनल एनर्जी चूंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो भी हीट सप्लाई अगर आप दोगे सिस्टम को तो वो उसके इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। अगर आपको हीट सप्लाई लिया सोर्स यानी सिस्टम से तो उसकी इंटरनल एनर्जी में उतने का लॉस होगा। क्योंकि टेम्परेचर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी उतना क्या रहेगा, सॉरी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, वर्क डन। ठीक, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस होंगी नहीं तो जो भी आप हीट देंगे वो वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो उसका हीट उतना क्या करेगा, लॉस करेगा। यानी हीट लॉस हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम गेन हो रहा है तो ऑन द सिस्टम। ठीक, तो वहीं पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अरे ला के ऐसे पॉइंट बना के नोट कर लो। हो गया बेटा कि नहीं, लिखिएगा। since since in isothermal process delta T equal to 0, so delta U equal to, so delta U equal to यानी change in internal energy delta U equal to 0 देखना। according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics अगर चेंज के टर्म में लिखते हैं बेटा तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। अब इस केस में डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस कितना हो गया, डेल्टा डब्लू के बराबर हो गया जब हम लोग चेंज के टर्म में ले रहे हैं। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू के बराबर हो रहा है जब हम लोग किसके टर्म में ले रहे हैं, चेंज के टर्म में ले रहे हैं। अब चेंज के टर्म में डेल्टा क्यू के वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू के बराबर हो रहा है तो यहाँ से कंडीशन क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। तो डेल्टा यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू 0, सो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि इंटरनल एनर्जी बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की जो होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर में चेंज होगा तभी आपका चेंज होगा। और यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है इसलिए ये सो लिखा है बेटा। इसलिए आपकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। जब नहीं होगा तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगा वो डेल्टा डब्ल्यू के क्या हो गया, बराबर हो गया। दैट मीन्स जो भी हीट आप सप्लाई देंगे सिस्टम को उतना वो वर्क डन होगा। उल्टा कह लो जो वर्क करेगा सिस्टम उतना उसका इंटरनल एनर्जी में लॉस होगा। भाई अगर सिस्टम को आप दोगे तो इंटरनल एनर्जी सॉरी वर्क डन उतना आपका क्या होगा, हीट देंगे उतना वर्क डन करेगा। सिस्टम वर्क डन करेगा तो उसका उतना ही हीट जो यूज था वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वहाँ पे नोट कर लीजिए वैसे। हो गया, नीचे लिखिएगा।
that is heat supplied in an isothermal change. Heat is supplied in an isothermal change is used to do work against external surrounding. हो गया बेटा। एक कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है बेटा, ऐसे ग्राफ दे देंगे ना पीबी के बीच में, ठीक, तो उस कंडीशन में पूछा जाता है कि टेम्परेचर की वैल्यू कौन से ज़्यादा हुई कौन सा कम होगा। अगर हम लोग उसी को इंडिकेटर डायग्राम के नाम से बोला जाता है कि अगर आपको पीबी के बीच में ग्राफ दिया गया है, प्रेशर और किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ को देख के बोलना होता है कि किस केस में टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी किस में कम होगी। सपोज दैट ये ग्राफ हमारा ऐसा हो गया, दूसरा ग्राफ आपका ऐसा हो गया और तीसरा ग्राफ आपका, ठीक, ये नीचे थोड़ा सा दब रहा है, ऐसा दबेगा नहीं। ये दिया गया है अलग अलग, आपने डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा किया पीबी के बीच में। मान लो T1 T2 T3 आपको टेम्परेचर है, T1 T2 T3, आपको इसको देख के ग्राफ को देख के बताना है बेटा। सपोज दैट टेम्परेचर पहले वाले T1 है, दूसरे T2, तीसरे वाले का T3 है। डिफरेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया बेटा पीबी के बीच में, ठीक। बोला जा रहा है इन टेम्परेचर ग्राफ को देख के किसका टेम्परेचर की वैल्यू T1 ग्रेटर होगा, T2 ग्रेटर होगा, T3 ग्रेटर होंगे, या तीनों आपस में इक्वल होंगे। T1 T2 T3 में कौन ज़्यादा होगा या सारे बराबर होंगे, ये बताना है। T1 T2 T3 में सारे अलग अलग होंगे या सारे बराबर होंगे, ये बताना बेटा। हाँ, अगर सबसे ज़्यादा T3 फिर T2 तब T1, और लोग 4 ऑप्शन है। पहला है T1 = T2 = T3, दूसरा T1 > T2 > T3, तीसरा T3 > T2 > T1, और चौथा ऑल मे बी पॉसिबल। थर्ड वाले हाथ उठाओ, थर्ड वाला। अच्छा, इतना लोग बोल रहे हैं। कई लोगों के आंसर आ रहे हैं बेटा कि T3 > T2 > T1। ऐसा क्यों होगा, पहले आप लोग बता दो बेटा। हाँ जी, ऐसा आपने क्यों, कैसे सोचा T3 ग्रेटर होगा? हमको तो T1 लग रहा है, तो कैसे हमें गलत करोगे आप? हाँ बेटा, ये तो सारे में वही दिखा रहा है, जैसे प्रेशर बढ़ा रही हो देखो वॉल्यूम घट रहा है। प्रेशर बढ़ने वॉल्यूम तो तीनों ग्राफ में घट रहा है बेटा। T3 में ज्यादा कम हो रहा है, पक्का? आपने भी हाथ उठाया था, आपने उठाया था, कौन उठाया था? हाँ जी, बीच में गायब कहाँ थे जी? क्यों खराब हो जाता है? हाँ, चलो बताओ। अच्छा, क्यों, रीजन बताना है, आंसर तो आ गया, जल्दी बताइए ना, किसी और का नंबर आया। T3 ज्यादा क्यों है, जल्दी बोलो बेटा, एक्सप्लेन नहीं करोगे? हाँ जी, वाई T3 > T2 > T1?
चलिए, इन्होंने एक्सप्लेन किया, आपने कुछ किया। चलिए बैठिए। देखो होता क्या बेटा, दो तरह से आप कर लो। हम लोगों ने लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा था ना। कंडीशन क्या होता था कि अगर मान लो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, ऐसे ग्राफ हम बना रहे हैं, ध्यान देना। एक ग्राफ हमने ड्रा किया, यहाँ पे देखो सेम, चूंकि गैस था, अमाउंट आपका सेम सेम था, ठीक। हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया, कोई ये नहीं, मान लो बी डैश ले लिया वॉल्यूम। जो T1 टेम्परेचर है, इससे करस्पॉन्डिंग देखो P1 की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू P1 है। T2 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, T2 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग देखो प्रेशर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, P2 हो गया। और T3 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू हमने क्या ले लिया, P3। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू, V की वैल्यू क्या ले रहे हैं, यहाँ पे V कांस्टेंट आप ले रहे हो। V की वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है। अगर B कांस्टेंट है तो हम लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, ठीक। आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, ठीक है। तो एक कंडीशन आपकी बनती है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है, ठीक। तो उस केस में आपने जब पढ़ा था प्रेशर लॉ में, तो क्या पढ़ा था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब है, एट कांस्टेंट V। और अमाउंट तो ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट हमने फिक्स लिया है सारे केसेस में। तो उस केस में प्रेशर की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर क्या ज्यादा, उल्टा कर लो, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना प्रेशर भी ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ देखो इस वाले कंडीशन में प्रेशर सबसे कम है, इस वाले कंडीशन में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। वॉल्यूम चूंकि इस कंडीशन में सबके लिए हमने V ले लिया कांस्टेंट, तो इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस P1 लेस देन P2 लेस देन कितना, P3, सो T1 लेस देन T2 लेस देन T3। एक कंडीशन सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ से कर लेते हैं। दूसरा इन्होंने वर्क के टर्म में कहा, वो भी राइट है भाई। आप कंडीशन क्या होता है कि जब वर्क डन हम लोग निकालेंगे, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन जिसमें सबसे ज्यादा होगा, इसका तो उसको हीट सबसे ज्यादा आपने दिया होगा, हीट ज्यादा दिया होगा, अमाउंट सेम है तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अब ये यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख जाता है, तो आप ऐसे कर लो, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक। वो भी एक्सप्लेनेशन सही है, गलत नहीं है, वो राइट है, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्टली एक कांस्टेंट करो, दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे अगर प्रेशर कांस्टेंट, दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर किसी फिक्स प्रेशर पे ले लो तीनों को, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, चार्ल्स लॉ के कार्ड निकाल सकते हो। तो उस कंडीशन में एक क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दीजिए, दूसरे के साथ में रिलेट कर लो, आसानी से आपको आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो दिखा दीजिए। तो रिजल्ट क्या आया बेटा, रिजल्ट क्या आया, T3 सबसे ज्यादा है, ठीक। तो ऐसे बना के आप नोट कर लो जल्दी से। लेकिन हो गया। चलिए, ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, ठीक है। तो कैसे आपका टेम्परेचर अगर वेरिएशन कर रहा है तो क्या होगा, कब किस कंडीशन में, वहां से वैल्यू आप डिटरमाइन कर लेते हो, ठीक हो जाएगा। आगे लिखिएगा। तो ये आइसोथर्मल का क्या कंडीशन में वर्क डन कैसे निकालेंगे, ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, क्या रिलेशन होगा, आपने कर लिया। दूसरा ले लिया बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस।
वर्क डन, जैसे हमने वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा है, उससे वर्क डन किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो लिख लीजिएगा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया हीट सप्लाई विल बी जीरो। हम लोग कोई हीट बाहर से बेटा देंगे नहीं, हीट सप्लाई की वैल्यू कैसे हो गई, जीरो हो गई। तो जब यहाँ पे दिखाते हैं हीट सप्लाई की वैल्यू जीरो होता है, तो वर्क डन जब निकालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो रिलेशन जो हमारा बनता है, किसी को याद है बेटा, किसी को याद है जी, डेल्टा। जब हीट नहीं लेंगे तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वर्क डन के बराबर होगा। अगर वर्क सिस्टम करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, वर्क सिस्टम पर होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। जैसे आपको बाहर से ना तो पैसे दिए जा रहे हैं ना तो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, बाहर से कोई चेंज नहीं। इसका मतलब जो आप वर्क मतलब जो खाने पीने बाकी चीजों नेसेसरी चीजों में खर्च करेंगे, उतना पैसा आपको क्या करेगा, खर्च होगा ना, क्योंकि बाहर से तो आया नहीं, बाहर से आपका आया नहीं, लेकिन जो नेसेसरी हमारी रिक्वायरमेंट है रेगुलर, उसके लिए आपके पैसे क्या होंगे, इन्वेस्ट होंगे, जो आपने पहले से स्टोर करके रखा है। तो स्टोरेज वाला अमाउंट ऐसे मान लो इंटरनल एनर्जी होता है। जैसे जो आपके घर में पैसे बैलेंस हैं, बैलेंस मतलब चाहे वो बैंक में चाहे घर में कहीं भी है, जो आपका बैलेंस फॉर्म में है वो एज ए ट्रीट कर लो आपकी इंटरनल एनर्जी है। क्या है, इंटरनल एनर्जी। क्यू जो होता है वो हर महीने आने जाने वाला आया, ठीक, तो पॉजिटिव गया, एक्स्ट्रा किसी को दे दिया, खर्च के अलावा किसी को दे दिया तो क्या हो गया, नेगेटिव। अब वर्क जो रेगुलर हमारे चीजों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो वर्क से ट्रीट कर लो यार, ठीक। तो कैसे कंडीशन यहाँ पे बनता है बेटा, जब हम लोग क्या करेंगे, किसी सिस्टम को अगर आइसोथर्मली किया तो आपने लिखा क्या, वर्क के लिए रिलेशन निकाला। जब हम लोग एडियाबेटिकली कोई भी अगर क्या करते हैं, प्रोसेस कराते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कराएंगे, तो जो हीट बाहर से लिया जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हीट एक्सचेंज की वैल्यू आपकी क्या होगी थी, जीरो होती है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनता है, कैसे आप निकालेंगे, तो आप लिख लीजिए, लिखिएगा द वर्क डन in adiabatic process is given by question या रिलेशन जो भी कर लीजिए। अब देखो डिस्क्रिप्शन की फिलहाल बहुत नीड होती नहीं है, कहीं डिस्क्राइब करें या तो रिलेशन लिखवा दें, डिस्क्रिप्शन का कोई रिलेशन बहुत वो है नहीं, सीधा सीधा आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो फाइनल रिजल्ट पे पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिए, देखिए इज गिवन बाय W इक्वल टू अगर आप इनिशियल और फाइनल के टर्म में लेते हैं, ठीक, तो W की जो वैल्यू होती है P इनिशियल V इनिशियल माइनस यानी W इनिशियल माइनस W फाइनल अपॉन गामा माइनस क्या 1। यहाँ PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या PV पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जब आइसोथर्मल करते तो PV इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट वहां लेते थे, ठीक। तो कंडीशन यहाँ पे होगा W इक्वल टू W की जो वैल्यू आपकी आएगी बेटा, इसको हटा दें, P इनिशियल इंटू वी आई कर ले, ऐसे लिखने में ज्यादा हो जाता है, PI माइनस PF ठीक, अपान गामा माइनस 1, PI माइनस PF अपान गामा माइनस 1। गामा जो आपका होता है CP अपान क्या CB, ठीक। अलग अलग मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू बेटा अलग अलग होता है। आपको जब स्टार्ट किया था थोड़ा बताया था उस समय, गामा की वैल्यू 1+2/F होता है, F होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हम लोग लेते थे तो उसके लिए उस केस में गामा की वैल्यू कितना आता था, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी,
1.67 गामा इक्वल टू होता है 1+2/f। एफ को कहते हैं बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए एफ की वैल्यू 3 होता है। ठीक, पर यही लिख लो अलग से यार, फॉर मोनो एटॉमिक गैस उसने बताया था एफ की वैल्यू 3, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू निकालोगे 1+2/3, 3 बन जाए 3+2 5/3, सिंप्लीफाई करोगे तो 1.67। फॉर डाइएटॉमिक गैस गामा एफ इक्वल टू कितना था? एफ की वैल्यू कितना लिया था डाइएटॉमिक के लिए? 5। एफ इक्वल टू 5, तो गामा की वैल्यू होगा 1+2/5। 5 बन जाए 5 to 7, 7/5, और 7/5 का मतलब 1.4 होता है। फॉर ट्राइएटॉमिक गैस एफ इक्वल टू कहीं 6 लेते हैं बेटा, कहीं 7 लेते हैं। ठीक, तो उस केस में दोनों रिलेशन दिया जाता है। ठीक, तो गामा की वैल्यू लिखेंगे 1+2/6, 6 to 8/6 बराबर 1.33 आता है। ठीक, कहीं कहीं बेटा आपको 7 पे भी कैलकुलेशन मिलता है, उसकी रोटेशनल की बेस पे एक बढ़ा लेते हैं। ठीक, हाँ, तो उस केस में क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पे 1.33, फिर आप गामा की वैल्यू का नाम कैलकुलेशन 1.33 ले लेते हैं। तो ये हो गया गामा की वैल्यू अलग अलग टाइप के गैसेस के लिए आपका अलग अलग होगा, और जब अलग अलग होगा तो रिलेशन हमने लिखा PI/BI माइनस PF BF अपॉन गामा -1। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके वर्क डन निकालेंगे, और PV इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा था NRT। PV इक्वल टू कितना? NRT। तो NRT के टर्म में अगर आप लेना चाहते हो तो इसी को टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा NRT1TI माइनस NRTF। NR कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, नीचे लिख लें W इक्वल टू NR को कॉमन कर लो, T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन गामा -1। तो ये रिलेशन हमारा जैसा भी रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके बेस पे पुट करके आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो दिखा दीजिएगा, वहीं लिखना सिंस PV इक्वल टू NRT होता है। तो गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? मोनो डाई ट्राई में मोनो। तो अगर सेम चेंजेस कर रहे हैं आप, सेम चेंज हम लोग अगर कर रहे हैं बेटा, तो उस कंडीशन में गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए कैसा है? सबसे ज्यादा है। ठीक, तो उस केस में गामा -1 करोगे तो W की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए सबसे क्या मिल जाएगा? कम मिल जाएगा। ठीक, सेंस यहीं लिख सकते हैं, सिंस गामा मोनो ग्रेटर देन गामा डाई ग्रेटर देन गामा टाई या पाली। ठीक, सो अब अगर बाकी चीजें कांस्टेंट रखा जाए, यानी गैसेस के मोल्स आपके कांस्टेंट है, यानी कि वैल्यू सेम है, तो उस केस में यहाँ पे जब इक्वेशंस आप रखोगे तो W की वैल्यू जो मोनो एटॉमिक गैस का होगा, भाई गामा ज्यादा है तो डिवाइडेंट फैक्टर रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, और जब डिवाइडेंट बड़ा होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे आ जाएगी? छोटी। तो गामा मोनो के लिए सबसे कम, गामा डाई के लिए उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और गामा ट्राई एटॉमिक के लिए जो आपका होगा ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो वर्क डन की जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, वर्क डन ट्राई एटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सबसे कम। तो अगर सेम क्वांटिटी ऑफ गैस दिया गया है और एटॉमिसिटी अलग अलग बोली जाए, तो उस कंडीशन में ट्राई एटॉमिक के लिए वर्क डन की वैल्यू सबसे ज्यादा, मोनो एटॉमिक के लिए सबसे कम हो जाएगा। ठीक, सेम टेम्परेचर रेंज के लिए अगर बात की जाए, ठीक है, यानी कि उसके टेम्परेचर में जो चेंजेस किया है वो अपने सेम किया है, तो नोट कर लीजिएगा।
हो गया। तो अगर हम लोग कंपेयर कर लिया जाए बेटा, उसके लिए वर्क डन, ठीक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस में, या कैलो प्रेशर की बात कर लिया जाए या टेम्परेचर की बात कर लिया जाए, तो बोला जाता है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो किसके लिए ज़्यादा क्या होगा। जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उस केस में आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन आपका होता है सेम हीट सप्लाई देने पे, वो एडियाबेटिक से ज़्यादा होता है। तो ऐसे पॉइंट बना लो, एक कंपेरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इंडिकेटर डायग्राम, मतलब अगर हम लोग इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो कैसा होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। एडियाबेटिक इंडिकेटर डायग्राम या ग्राफ सीधे कर लीजिए। याद रखेंगे बेटा, अगर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो ध्यान रखेंगे हमेशा एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो लेसर या ग्रेटर, सोच लो, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन आइसोथर्मल या आइसोथर्मल ग्रेटर देन एडियाबेटिक। स्लोप जैसे ग्राफ अगर पीवी के बीच में आप ड्रा करते हैं बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ आप ड्रा कर रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, एक एडियाबेटिक प्रोसेस में ले रहे हैं, दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस में ले रहे हैं। एक हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक है, दूसरा क्या है, आइसोथर्मल है। सेम रेंज के बीच में वॉल्यूम में सेम रेंज आपको दिया गया है, ठीक है। इनिशियल से फाइनल के बीच में अगर ग्राफ ड्रा करते हैं तो बोला जाता है स्लोप कैसा मिलेगा, किसका स्लोप ज़्यादा होगा और किसका स्लोप बेटा कम होगा। मान लो दो ग्राफ हम दिखा रहे हैं, सेम हमारा वॉल्यूम रेंज है, यानी कि ये पॉइंट मान लो हमारा वी फाइनल है और ये वी इनिशियल है। एक वी फाइनल है, दूसरा वी हमारा क्या है, इनिशियल है। ये सेंटर वो है, वी फाइनल है, वी इनिशियल और सेंटर क्या है आपका, वो है। अब यहाँ से कहा जाए कि एक ग्राफ आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, दूसरा ग्राफ हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। तो इस केस में दोनों का स्लोप, अगर मान लो एक हमारा फर्स्ट कर लेते हैं, एक मान लो सेकंड ग्राफ है, दोनों के स्लोप मतलब ढलान, आप बता दो बेटा ढलान इसमें किसका ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा है। 12th में बोर्ड क्या था, यूपी सीबीएसई, यूपी बोर्ड, कहाँ से पढ़ा, हनुमानगंज, मतलब विधा जो पड़ता है बीच में। चलो आप बताओ कि इसमें स्लोप किसका ज़्यादा है, फर्स्ट वाले के सेकंड वाले का, फर्स्ट का स्लोप ज़्यादा है। बैठो आप नहीं, हमने ये पूछा इसमें दोनों में जो दिख रहा है, ये पहले वाले का स्लोप ज़्यादा है कि दूसरे वाले का स्लोप ज़्यादा है। पहला जो ग्राफ बनाया है उसका स्लोप आपको ज़्यादा दिख रहा है कि दूसरा वाला जो ग्राफ बना है उसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, हाँ, सेकंड का ज़्यादा दिख रहा है। मतलब सेकंड वाला आइसोथर्मल होगा कि एडियाबेटिक, एडियाबेटिक होगा। स्लोप का मतलब बेटा कैप लगा के दो पेन टू बेटा, इतना तो अपने सब लोग जानते हैं ना, कहते हैं रोड पे कहीं ऊंचाई होता है तो कहते हैं ढलान कम है, ढलान ज़्यादा है। ये अभी हम लोग जो ले रहे हैं एग्जैक्टली, तो यहाँ पे बैठ जाओ, ये अभी स्लोप 0 है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। हमने इधर बढ़ाया, इधर स्लोप क्या किया, अब देखो बढ़ाया, अभी ज़्यादा बढ़ा कि अब ज़्यादा बढ़ा, अब ज़्यादा हुआ ना। तो यहाँ देखो वैसे यार, ये वाला ज़्यादा स्लोप है कि ये वाला ज़्यादा है, सेकंड वाले ज़्यादा है फर्स्ट की तुलना में। इसका सेकंड वाले का स्लोप फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कैसा है, ज़्यादा है। और याद रखेंगे जब स्लोप की हम लोग बात करते हैं, बातें नहीं जी, बातें नहीं, अभी बाद में छुट्टी होगी तो बैठ के आराम से बात कर लेना, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। अगर यहाँ से रिलेटेड डाउट हो तो हमसे पूछ लिया करो, अगर हमारे क्लास में हो, किसी और सर की क्लास में होगा तो उनसे पूछ लेना, और घर का डाउट हो तो बाहर मिला करिए, हाँ।
ठीक। तो चलो देखो, तो यहाँ पे जब बात करते हैं किसके, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का, तो बोला जाता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ होता है उसके रिस्पेक्ट में एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जब लेंगे पीवी ग्राफ का, तो गामा टाइम्स ग्रेटर होता है। यानी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इक्वल टू गामा। ठीक, तो यहाँ से दिखाओगे ना, तो इसे हम लोग फिलहाल आइसोथर्मल बोलते हैं बेटा, किसके लिए, ये हमारा आइसोथर्मल कहलाएगा, और ये वाला कहलाता है, कहाँ लिखें यार, एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है ना, गामा टाइम ज्यादा होता है। यानी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, इसकी जो वैल्यू आती है बेटा वो कितने टाइम, गामा टाइम्स आपका आता है। अगर ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं पीवी के बीच में, तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसकी तुलना में एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप की वैल्यू गामा टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक, अब अगर वर्क डन की बात किया जाए, सेम क्या प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर वर्क डन की बात करें, तो वर्क डन किसका ज़्यादा होगा जी, इन दोनों वर्क डन की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, आइसोथर्मल वाला कि एडियाबेटिक, आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा या एडियाबेटिक का वर्क डन। अरे भैया वर्क डन पीवी ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है, पीवी ग्राफ जो बनाएंगे, कब बनाएंगे, उसके बीच का एरिया कवर्ड हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे आइसोथर्मल वाला इतना एरिया, अगर एरिया हम मिलाए हैं इसको मीट करने बेटा, अगर इसको मीट करते हो, देखो इसके लिए जब आइसोथर्मल करेंगे ना तो ये पूरा एरिया कवर्ड होगा, और जब एडियाबेटिक का होगा तो ये इतना ही पोर्शन का एरिया होगा ना। तो आइसोथर्मल का एरिया ज़्यादा है एडियाबेटिक के रिस्पेक्ट में, तो जो वर्क डन होगा डब्लू क्या, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग डब्लू आइसोथर्मल, डब्लू आइसोथर्मल ग्रेटर देन क्या, डब्लू एडियाबेटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा सेम टेम्परेचर प्रेशर के बीच में, वो ज़्यादा होता है बेटा। ठीक, क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखो प्रेशर की वैल्यू भी वहाँ पे क्या हाई प्रेशर पे आपको मिल रहा है, तो पी आइसोथर्मल आल्सो ग्रेटर देन पी एडियाबेटिक होता है। और प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम रेंज वही ले रहे हैं, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर, वर्क डन व टेम्परेचर तीनों की वैल्यू एडियाबेटिक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्लोप की वैल्यू केवल हमारा क्या उल्टा हो जाता है। तो अगर लिखना चाहिएगा तो ऐसे स्लोप बना लो, W isothermal greater than W adiabatic, P isothermal greater than P adiabatic, and T isothermal also greater than T adiabatic। W P T, तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कैसा होगा क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। आइसोथर्मल एडियाबेटिक के बीच में कैसे रिलेशंस आप दिखाओगे, ये चीज़ें हमारा यहाँ से मिल जाता है बेटा। हो गया। ये जो हम लोगों ने ग्राफ अभी दिखाया बेटा एक्सपेंशन का है, कब है, जब वो एक्सपेंड कर रहे हैं। ये कब के लिए है, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, यहीं ऊपर लिख लेना, ड्यूरिंग
एक्सपेंशन, यहाँ से ग्राफ का डायरेक्शन ऐसे दिखा देना बेटा, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है, दोनों घट रहा है वॉल्यूम, तो वहाँ पे कंडीशन बदल जाएगी भाई, जिसमें ज़्यादा उसमें कम कंप्रेशन पे, जिसमें कम वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो वो भी बनवा दें। अगर हम लोग कंप्रेशन की बात करते हैं, यानी कि कंपेरिजन कर रहे हो, ये तो एक्सपेंड होते समय क्या होगा, अगर उसको कंप्रेस किया जाए पीबी के बीच में, तो जब कंप्रेस करेंगे तो रिलेशंस क्या बनेगा, वहां से वो भी दिखाई लीजिए, लिखिएगा। कंप्रेशन, कंप्रेशन अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो कंडीशन क्या बनेगी। कंप्रेशन, ठीक। अगर इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंड करने के बजाय क्या हो रहा है आपका, कंप्रेस हो रहा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, कोई लोग बताओगे बेटा। अगर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें पीबी के बीच में, बीपी, ठीक, अगर पीबी के बीच में आप कंप्रेशन करा रहे हैं तो कंडीशन आपका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे आपने एक्सपेंशन किया था, अभी आप कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम घटेगा। कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम का डिक्रीजमेंट बेटा। अगर वॉल्यूम हम घटाएंगे तो स्लोप ऐसा ही आएगा जैसा पहले आया था, या बदल जाएगा, स्लोप की वैल्यू चेंज होगी या वही रहेगी। स्लोप विल रिमेन सेम या चेंजेस, हाँ, निश्चय बना जी। हम दिखा दें नीचे की तरफ, उसके बाद मिला लेंगे, क्योंकि रिवर्स खींचने पे वो स्लोप सही बन नहीं पाता बेटा। हाँ। ये वी इनिशियल है और यहाँ से हम लोग वी फाइनल ले लेते हैं। अभी इसको वी फाइनल है, इसमें यहाँ पे मिला लो बेटा, ठीक। अब ये फर्स्ट स्लोप है, ये सेकंड है। बोला क्या जा रहा है, कंप्रेशन की जगह, एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन, और रिवर्स डायरेक्शन में एरो लगाइएगा, एरो जरूर दिखा दीजिएगा। यहाँ से वॉल्यूम घट रहा है, उसमें वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, वहाँ एक्सपेंशन होता था, गैस फैल रही थी, यहाँ पे गैस को सिकोड़ी जा रही, दबाई जा रही है। अब कंडीशन यहाँ बोला क्या जा रहा है बेटा, इस केस में वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, पहले बताओ कौन सा ग्राफ शो करेगा कंप्रेशन को, पहला वाला एडियाबेटिक को शो करेगा या आइसोथर्मल को। पहले वाला ग्राफ यहाँ पे जो होगा वो एडियाबेटिक कंप्रेशन को शो करेगा या आइसोथर्मल को। हाँ, याद रखिए, जिस चीज को अगर फैलाना मुश्किल है उसको दबाना आसान, जिसको दबाना आसान होगा फैलाना मुश्किल होगा, ठीक। तो कंडीशन जो वर्कडन की कंडीशन हम लोग बनाएंगे ना, तो उस केस में अगर वर्कडन का केस में एडियाबेटिक में कम था ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल एडियाबेटिक में ज्यादा होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, उल्टा जस्ट हो जाएगा बेटा यहाँ, ठीक। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे W क्या, एडियाबेटिक ग्रेटर देन W आइसोथर्मल हो जाएगा कंप्रेशन में, और वहां लिखा था P एडियाबेटिक क्या, लेस देन P आइसोथर्मल, आपकी P एडियाबेटिक ग्रेटर देन P आइसोथर्मल हो जाएगा, और जो टेम्परेचर है एडियाबेटिक का वो ग्रेटर देन क्या होगा, आइसोथर्मल हो जाएगा, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे जो हम लोग दिखाएंगे उसका अपोजिट रिजल्ट हमें मिलेगा। तो लिख लीजिएगा, वहीं डायग्राम बना लीजिए। ये एडियाबेटिक प्रोसेस तो कंप्रेशन में शो करेगा एडियाबेटिक, और ये वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन को शो करेगा बेटा। अब की बार W एडियाबेटिक ग्रेटर देन W आइसोथर्मल, तो P एडियाबेटिक ग्रेटर देन P आइसोथर्मल, और तीसरा हो जाएगा क्या,
टी एडियाबेटिक ग्रेटर देन टी आइसोथर्मल, टी एडियाबेटिक ग्रेटर देन टी आइसोथर्मल। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे कि किस कंडीशन में क्या चीज़ फॉलो अप होगा। ठीक, अब यहाँ से जब दिखाया आपने, अब स्लोप की बात, ठीक, स्लोप हमेशा कंडीशन हमारी वही रहेगी, एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो स्लोप की बात करेंगे, चाहे आपका कैसा हो, कंप्रेशन हो या आपका एक्सपेंशन हो, दोनों ही केसेस में जब स्लोप की आप बात करोगे तो स्लोप किसका, एडियाबेटिक ग्रेटर देन स्लोप आइसोथर्मल, ये ऑलवेज वैलिड होता है बेटा। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये हमेशा क्या होता है आपका, वैलिड होगा, चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस हो चाहे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो, जिसके लिए भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हो जाएगा। कर लेंगे इतना बेटा, आगे लिखेंगे, आगे सुन लीजिए, ऐसे लिखने में बहुत नीड नहीं है। आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, किसे रिवर्सिबल कहते हैं, किसे इरिवर्सिबल कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहेंगे और किसे इरिवर्सिबल कहेंगे। उत्क्रमणीय कहते हैं, इन अनुत्क्रमणीय हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो। फिर लोग केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम यूज करते हैं। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किसे कहेंगे, हाथ उठाइए। रिवर्सिबल किसे बोलोगे, इरिवर्सिबल किसे बोलोगे। अरे यार कुछ तो बोला करो, साइलेंट हो जाते हैं। खड़े हो जाइए भैया। शिव प्रसाद जी, अरे आप उनसे मिलके आए, क्या नाम था, क्या हाल है, क्या हो गया था, हाँ क्या, कैसे इलेक्ट्रिक शॉक उसको लग गया। बैठिए, ठीक, हाँ फ्रैक्चर हो गया था या तो इलेक्ट्रिक शॉक से ब्रेक बोन फ्रैक्चर कैसे होता है जी। अच्छा, पटका गया, मतलब तेज मारा इसका मतलब। चलिए थोड़ा सा चीज ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहा करिए। ऐसा नहीं कि कूद के कभी लाइट नहीं मारता है, लेकिन आप अगर उसके साथ बेअंदाजी करेंगे तो फिर वो भी बेअंदाजी करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल्ली करेंगे तो कभी भी आपको नहीं शौक लगता है। बट अगर आप ये सोचोगे कि वो कुछ नहीं कर सकता है तो बहुत कुछ कर लेता है। ठीक, चलिए देखिए, तो सुन लो बेटा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल किसे बोलेंगे, जहाँ पे प्रोसेस क्या सिमिलर कंडीशन में बोथ डायरेक्शन में एग्जिस्ट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। अंडर सिमिलर कंडीशन, ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबिलिटी जब हम लोग बोलते हैं ना, तो उसी कंडीशन में अगर प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में हो रहा है तो उसे आप रिवर्सिबल कह लेते हैं। और इरिवर्सिबल की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्या, जो सिमिलर कंडीशन में रिवर्स ना हो सके, वन डायरेक्शनल। जैसे आपने बायोलॉजिकल टर्म में पढ़े होंगे, दूध से दही बनता है, बट दही से हम लोग दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। अरे हिंदुस्तान वाले सब बना लेते हैं, हाँ ठीक। तो उस केस में क्या होता है, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक, तो कंडीशन क्या है, वाटर को वेपराइज करते हैं, वाटर क्या करते हैं हम लोग, वेपराइज करते हैं, वेपर को फिलहाल वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि नहीं, वाटर कहने को तो लिक्विड, तो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि नहीं,
अब लिक्विड से वेपर, वेपर से क्या लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से क्या लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल हो, ठीक, उसे को आप रिवर्सल बोलेंगे। अगर रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है तो इरिवर्सल बोलेंगे। यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं बेसिकली बेटा, कि अगर आपकी एनर्जी लॉस नहीं हुई, प्रोसेस में एनर्जी का लॉस और गेन नहीं हो रहा है, तब तो उसी सिचुएशन में क्या करेगा वो, जैसे मान लो किसी इंसुलेटेड चैम्बर में आप करवा रहे हो, आपने वर्क किया, तो जो वर्क किया, जो एनर्जी उसके सिस्टम के इंटरनल बढ़ी हो, कहीं लॉस नहीं होने पाई अगर इंसुलेटेड है, तो फिर से रिकन्वर्ट आप कर सकते हो। बट कहीं लॉस हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग रिकन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके टर्म में हम लोग यहाँ पे बोला जाता है बेटा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अतः अगर सिमिलर कंडीशन में किसी प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आपका उस प्रोसेस में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तब तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। अगर कहीं लॉस या गेन हो रहा है तो उस कंडीशन में वो सिमिलर कंडीशन में रिवर्स नहीं होगा। अंडर सिमिलर कंडीशन तो उसमें रिवर्सिबिलिटी आपका शो नहीं होगा। साइन हो गया बेटा सबका, कर लीजिए। तो ये डिफरेंट केसेस हम लोग पढ़ लेते हैं, कैसे हुआ क्या होगा, ये तो जनरल चीजें हैं, ठीक। अब कभी कभी बनता है बेटा मिक्स ग्राफ बना देते हैं, पीवी के बीच में मिक्स ग्राफ बना देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसमें कौन किसको शो कर रहा है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, आइडेंटिफाई 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 ठीक, नेचर ऑफ मतलब कैसा एडियाबेटिक आइसोथर्मल कैसा होगा, नेचर ऑफ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पी एंड बी, ड्रॉन बिटवीन पी एंड बी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते बेटा, ठीक, तो उस कंडीशन में ये कैसे किस टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग हम लोग बनाते हैं। पी और बी के बीच में अगर ग्राफ आप ड्रा कर रहे हो, ठीक, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करना होता है उसके नेचर को। पीवी के बीच आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं बेटा, अलग अलग हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, पी और किसके बीच में, बी के बीच में। बोला जा रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कैसे नेचर को आपका शो करेगा, ठीक। मान लो फर्स्ट है, ये फोर्थ है, एक इस लोग ज्यादा बना दो यार, और एक का स्लोप आप कम बना लो। सेकेंड हम लोगों ने 4 ग्राफ बनाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसमें बताना बेटा इसमें से कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोकोरिक है। 4 अलग अलग ग्राफ हमने ड्रा किया है। इन ग्राफ को देख के, ठीक, 2 स्ट्रेट लाइन है, 2 कर्व्ड हैं, इनको देख के हमें बताना है कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोकोरिक है। जल्दी करिए। हाँ बेटा, चौथा पहले सोच लो, रफ पे लिख लो तब बताओ, ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। हाँ जी, कौन बोल रहा है जी, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कुछ बोल रहे हैं, क्या होगा? पहला आइसोबारिक, दूसरा हाँ, बैठिए जी। और लोग कुछ आइडेंटिफाई हुआ, कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनमें से कौन सा ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करेगा? पहला आइसोकोरिक है,
बैठिए, देखिए भैया पहला ये वाला है, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। पहला वाला जो है हमने इसको लिया है, पहला यही है ना, और चौथा वाला ये है, दिस इज फोर्थ। ठीक, देखिए जब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट जब ग्राफ दिखाएंगे, इस ग्राफ में ये यहाँ ऐसे जा रहा है, ये कंडीशन ऐसे है बेटा, ठीक। कंडीशन क्या हो रहा है, पहले देखो क्या एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन क्या प्रेशर, ये प्रेशर एक्सिस है, क्या प्रेशर चेंज हो रहा है इधर जाने पे, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट, और जब प्रेशर कांस्टेंट तो उसे आइसोकोरिक कहते हैं कि आइसोबारिक जी। अब पहला वाला कौन सा हो गया, आइसोबारिक हो गया बेटा, पहला वाला क्या हो गया, आइसोबारिक हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझे भाई, प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है यार, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट आपको दिया गया तो इसका मतलब प्रोसेस विल बी आइसोबारिक। कैसा हो गया, आइसोबारिक हो गया। दूसरा, चौथा ले लेते पहले, चौथा देखो इधर प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, इसका मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा वाला जो हो गया वो आइसोकोरिक हो गया, इसको हमने पहले लिख लिया आइसोकोरिक। अब बचा हमारे पास सेकंड और थर्ड। ये बताओ सेकंड का स्लोप ज्यादा है कि थर्ड का स्लोप ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है, थर्ड का ज्यादा है साहब, सेकंड कहाँ नजर आ रहा है जी, अरे भाई ढलान किसका ज्यादा है, ये वाला ज्यादा ढलान है, ये वाला तो कम है ना, स्लोप किसका ज्यादा है, थर्ड, और जिसका स्लोप ज्यादा होता है पीवी ग्राफ का उसे क्या एडियाबेटिक कहते हैं कि आइसोको क्या बोलेंगे उसे, आइसोबारिक या आइसोकोरिक या एडियाबेटिक या आइसोथर्मल। जब स्लोप की बात करेंगे तो एडियाबेटिक अभी तो पढ़ा है, एडियाबेटिक क्या जो पीवी ग्राफ होता है, एडियाबेटिक का स्लोप जो है वो आइसोथर्मल से गामा टाइम ज्यादा होता है, तो इसका मतलब जो सेकेंड वाला हो गया ये क्या हो गया, आइसो कौन सा, आइसोथर्मल, और थर्ड वाला एडियाबेटिक, थर्ड वाला क्या हो गया बेटा, एडियाबेटिक। तो इस तरह से एडियाबेटिक यहाँ पे था, आइसोकोरिक वाले में देखो प्रेशर, आइसोकोरिक जब आप ले रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या है V = कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, पहले वाले केस में प्रेशर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आप कर लेंगे। टाइम क्या हुआ बेटा, सर आके हाजिरी लगा देते हैं, पहुँच गए हैं, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखाता है आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड आइसोकोरिक क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पर आप डिनोट कर ले। चलिए अब इतना कर लीजिए, कल फिर आगे का जो भी रहेगा ठीक देखा जाता है।